हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगी सर लेक्चर्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिट 7 के बारे में, जो आपका चैप्टर 11 है, विकिरण तथा द्रव्य की देश प्रगति। तो इस चैप्टर से टोटल आपका जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको जो है 2 क्वेश्चन पे डिवाइड किया गया। एक है आपका 1 नंबर का और एक आपका आएगा 3 मार्क्स का। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम बात करेंगे हमारे टोटल जो मार्क्स है, एक और एक आपका आएगा 3 मार्क्स का, तो टोटल हमारा हो जाता है 4 मार्क्स का। तो इस चैप्टर में हम 1 और 3 नंबर के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि प्रश्न इससे पहले जो पूछा जा चुका है वह है कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। 2019 और 2023 में पूछा गया है। निरोधी विभव से आप क्या समझते हैं। तो निरोधी विभव जो है वह ऋणात्मक विभव होता है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। इसके पश्चात हम आगे चलें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा या फिर 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो परिभाषित कीजिए। तो यह प्रश्न 2024 में पूछा जा सकता है मेरे ख्याल से। तो इलेक्ट्रॉन एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है तो उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। पदार्थ के कार्यफलन का मान किस पर निर्भर करता है। तो पदार्थ के कार्यफलन का मान उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम आगे चलते हैं और प्रकाशशील को परिभाषित कीजिए। यह प्रश्न 2020 में पूछा जा चुका है। तो प्रकाशशील वह युक्ति होती है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, जिसको हम प्रकाशशील कहते हैं। इसके पश्चात हम बात करें तपानी उत्सर्जन, इसके लिए प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। इसके पश्चात हम बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो 2020 में पूछा गया था लास्ट टाइम, और यह मेरे ख्याल से इस वर्ष जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब उचित आवृत्ति तरंगदैर्घ्य या ऊर्जा का प्रकाश कुछ धातुओं पर आपतित होता है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश की इस घटना को ही हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरण हो जाता है। इसके पश्चात हम बात करें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की दहली आवृत्ति का क्या अर्थ है। तो यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। इसके पश्चात हम आगे बढ़े तो प्रकाश की दैर्घ्य प्रकृति से आप क्या समझते हैं। 2020 में पूछा गया है। डी ब्रॉगली तरंगों को परिभाषित कीजिए। इसके पश्चात है आपके द्वारा आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देने पर जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह बढ़ जाती है। और यह प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया है, तो एक बार अच्छे से रिपीट पढ़ लीजिएगा। 2024 में रिपीट होने की संभावना है मेरे बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि इसके पश्चात है डी ब्रॉगली तरंग को 2 विशेषताएं लिखिए। तो यह प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है। डी ब्रॉगली तरंग का समीकरण 2021 में आ चुका है। फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान कितना है। तो फोटॉन का विराम द्रव्यमान याद रखिएगा 0 होता है। तो यह प्रश्न जो है 2024 में पूछा जा सकता है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो m इक्वल होता है h/k लैम्डा। न्यू आवृत्ति वाले फोटॉन का जो द्रव्यमान हो वह कितना होता है। तो यह होता है m इक्वल टू h/c²। द्वितीयक उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। इसके पश्चात है क्षेत्र उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। और इसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, 2020 में पूछा जा चुका है। इसके पश्चात हम बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम लिखिए। तो इस चैप्टर से आपका जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे यह पूछा जा सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम लिखिए। और यह प्रश्न 2019 और 2021 में पूछा जा चुका है, और 2023 में भी आया था मेरे ख्याल से, और 2024 में भी यह प्रश्न आ सकता है। इसके पश्चात हम बात करें तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को प्रतिपादित कीजिए। तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण जो है इम्पोर्टेंट होने की संभावना है मेरे को इस वर्ष। और इसके पश्चात हम बात करते हैं आइंस्टीन समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न 2019 और 21 में पूछा जा चुका है। इसके पश्चात हम आगे की ओर बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो द्रव्य तरंग क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, बताइए तथा इनकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने की डी ब्रॉगली समीकरण की स्थापना कीजिए। तो यह प्रश्न 2019 और 23 में पूछा जा चुका है। इसके पश्चात हम यह जो चैप्टर है यहीं पर एंड होता है। और इस चैप्टर से जो है आंकिक प्रश्न आने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं है। इस चैप्टर से आपको जो है बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा इस चैप्टर में आपके ज़्यादा सारे प्रश्न नहीं हैं, सिर्फ आपके 1 और 3 मार्क्स के 2 प्रश्न आने वाले हैं। तो टोटल आपके हो जाते हैं 4 मार्क्स। चैप्टर 11 बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं, चैप्टर 11 जो है एक छोटा चैप्टर है, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए स्टूडेंट्स,
मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।